न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां हर तरह का हथकंडा अपनाने में जुटी हैं। कोई धर्म के नाम पर तो कोई जाति के नाम पर वोट मांग रहा है। दलित और पिछड़ों की राजनीति करने वाली मायावती को लेकर बात करें तो मिशन 2022 विधानसभा चुनाव के लिए ब्राह्मण कार्ड चला है। ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए बीएसपी यूपी में जिला स्तर पर ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। और ऐसे में अन्य दलों को लेकर क्या कुछ रणनीति बनेगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो उधर उत्तर छत्तीसगढ़ में बात की जाए तो यहाँ पर मुद्दों से हटकर एक अलग राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। 2 दिन की बैठक हुई। पदाधिकारियों के साथ प्रदेश प्रभारियों ने मीटिंग की और कई मुद्दों, कई मसलों, कई रणनीतियों को लेकर चर्चा करने के बाद मंथन किया गया। और जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया वो ये रहा कि मिशन 2023 किसी चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नहीं होगा, विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। और ऐसे में यहाँ पर सियासत गर्माती नजर आने लगी। इसके अलावा जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर अब शुरू होती दिखाई दे रही है। किस तरह साथ देती हैं मायावती ब्राह्मणों को और अन्य दलों को लेकर क्या कुछ तैयारी है। और इसके अलावा चेहरों की राजनीति से हटकर विकास के मुद्दों को लेकर राजनीति की बात जब छत्तीसगढ़ में हो रही है तो यहाँ क्या कुछ माहौल बन रहा है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। दो 2022 के लिए बन रहे चुनावी समर में मायावती को अब ब्राह्मणों की याद आई है, वो भी पूरे 14 साल बाद। इससे पहले 2007 में मायावती ने ब्राह्मण दलित की सोशल इंजीनियरिंग की थी। तब ब्राह्मणों ने दिल खोलकर बसपा को वोट दिया था और वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी पहुंच गई थी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती का ब्राह्मण प्रेम जाग उठा है। माया का कहना है कि यूपी में ब्राह्मण समाज दुखी है। बहकावे में आकर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। अब किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि दलितों की तरह अटल रहेंगे। बसपा के साथ जुड़ेंगे। SC ST वर्ग हमेशा बीएसपी के साथ रहा है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लुभाने और सत्ता में वापसी की तैयारी कर रही है। देर से ही सही, लेकिन बहन जी कुमारी मायावती भी यूपी के चुनावी मैदान में उतर गई हैं। चुनावी बिगुल फूंकने के साथ ही मायावती ने बीजेपी को हराने के लिए और समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए नया दांव चल दिया है। मायावती जब सामने आई तो उन्होंने ब्राह्मणों के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने सीएम योगी की सरकार में ब्राह्मणों को दुखी करार दिया है। ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए बीएसपी यूपी में जिला स्तर पर ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है। इसकी शुरुआत 23 जुलाई से होगी और इसकी अगुवाई बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर वे आगे इनकी सरकार बनाकर इनको अपना, ये जो भी पिछला चुनाव हुआ, मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। बहुजन समाज पार्टी का मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 2.5-3 महीने से मैं पूरे जनपद में, अपने श्रावस्ती के और 4-5 जिलों में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहाँ तक मुझे आम जनता से और ख़ास तौर से ब्राह्मण समाज के लोगों से मेरी कई बार की मीटिंग हो चुकी है और बात हुई है। और खबर पर बात करेंगे, सीधे चलेंगे लखनऊ न्यूज़ आरसी भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ गए। उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर भट्ट साहब, ब्राह्मणों की राजनीति, जाति की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति और जिस तरह से बात की जाए मुद्दों की राजनीति, इन चीज़ों को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। लेकिन जिस तरह से मायावती चुनावी मैदान में उतरी, सबको चौंका देने वाली बात कही जा सकती है, क्योंकि ब्राह्मणों को साधने को लेकर जो कार्ड उन्होंने चलाए, कहीं ना कहीं 2007 की याद एक बार फिर ताज़ा होती दिखाई दे रही है। और इस चीज़ को लेकर मायावती बसपा काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है। क्या कहें इसे लेकर? कमल
जी बहुजन समाज पार्टी का कभी ये नारा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा। 2007 में मायावती सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर सत्ता में आई। उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें ब्राह्मण समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया उन्होंने जी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उसके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ था दलितों की पार्टी जी जिससे मायावती कहीं न कहीं पूर्ण सत्ता नहीं पा रही। जी, कभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन विधानसभा के चुनाव में पहले से होता आया। जब थे उस समय तो मायावती के साथ सपा का गठबंधन हुआ, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। लालजी टंडन ने उस समय राखी बांधी मायावती को। ये साफ तौर पर मायावती कहीं न कहीं इस प्रयोग से जब असफल हो गई जी, तो उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का नारा दिया कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जी, और उसके साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश के 2007 के विधानसभा चुनाव में भारी मात्रा में ब्राह्मणों को टिकट दिया और वो जीत कर आए। जी, मुझे आज भी याद है, मैं उसका गवाह हूँ। जी, उस समय मायावती ने बहुत सारे ब्राह्मणों को मिनिस्टर बनाया, अनंत मिश्रा, जी, बहुत सारे लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया और उसके साथ साथ सतीश चंद्र मिश्रा जो इस समय राज्यसभा सदस्य हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जी, उनको पूरी तरह से महत्व दिया। जी, तो ये सोशल इंजीनियरिंग से मायावती सत्ता में 2007 में आई और जो जादुई आंकड़ा था जी, 2007 में 202 का, जी, उसको भी उनको मिला। अब उसके बाद लगातार समय आगे बढ़ता गया, समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, फिर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। अब मायावती को ये लगने लगा है कि अगर हम दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक को, जी, ब्राह्मण समाज के लोगों को अगर हम जोड़ते हैं तो वो पुरानी कहानी फिर दोहराई जाएगी। जी, यानी मायावती को अब ब्राह्मण फिर याद आ गए। जी, तो इस दशा में कहीं न कहीं कमर बैंक की वही प्रयोग सोशल इंजीनियरिंग का 2022 में भी दोहराना चाहती हैं जी, जो उन्होंने 2007 में दोहराया था। जी, और जिस तरह से 23 जुलाई से 6 मंडलों में बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है और उनके पार्टी के जो ब्राह्मण चेहरा है सतीश चंद्र मिश्रा, वो लगातार ये बैठकें करेंगे, ब्राह्मण समाज के लोगों को जोड़ने की बात करेंगे। और कल जिस तरह से मायावती ने एक बड़ा आरोप लगाया है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही है, उसमें ब्राह्मण बहुत दुखी है। एक तरह से उनका साफ इशारा था कि ये बहुत बड़ा ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण वर्ग से एक सहानुभूति जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये कहीं न कहीं चीजें कमर जाहिर सी बात है, अब बैंक को लगने लगा है कि अगर ब्राह्मण समाज भी आता है, मुस्लिम समाज भी आता है और समाज जो दलित है ही हैं, तो उससे कहीं न कहीं सत्ता में इनकी मजबूत भागीदारी बन सकती है। बिल्कुल मजबूत भागीदारी, हालांकि मजबूत करने को लेकर बसपा किस तरह से मजबूत हो, क्योंकि हाशिए पर पहुंचती पार्टी नजर आ रही है, लगातार जनाधार गिरता दिखाई दे रहा है, चाहे किसी भी विशेष वर्ग को लेकर बात की जाए। लेकिन जिस तरह से इस बार ब्राह्मण कार्ड खेलने की जो कवायद यहाँ पर बसपा की तरफ से बटसाव होती दिखाई दे रही है, तो जब जब ब्राह्मण कार्ड की बात आएगी तो 2007 का जिक्र होना भी लाजमी है। और ऐसे में 86 टिकट ब्राह्मणों को 2007 में मायावती ने दिए थे और अब मिशन 2022 को लेकर ये बात जिस तरह से निकलकर सामने आ रही है कि जो बसपा की प्लानिंग है उसके मुताबिक 100 ब्राह्मणों को जो है टिकट दिए जा सकते हैं, मुस्लिम के अलावा अन्य जाति के उम्मीदवारों को भी टिकट भरपूर तरीके से बांटे जाएंगे। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो क्या लगता है, जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ देने की कोशिश हो रही है, दलितों को लेकर बसपा अक्सर यही बात कहती दिखाई देती है कि बसपा के लिए दलित वोट बैंक अटल है, इतना कॉन्फिडेंस दलितों के लिए है, नहीं लगता अन्य दल भी जिन वोटों को बांट पाएंगे? कमल, ये देखिए, दलित वोट बैंक तो मायावती का खिसका है। अगर हम 2014 के पार्लियामेंट चुनाव पे नजर डालें जी और 2017 के विधानसभा के चुनाव पे नजर डालें तो दोनों चुनाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने दलित वोट बैंक में सेंध लगाई जी। और मायावती का जो जनाधार है वो खिसका है,
दलित वोट बैंक कहीं न कहीं बीजेपी को ट्रांसफर हुआ है। जी 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनाव, जी 2019 के फिर लोकसभा चुनाव, इन तमाम चुनावों में सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये वोट बैंक कहीं न कहीं किसका है। लेकिन मायावती ने कल जिस तरह से बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा है कि दलित वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के साथ है, जी तो ये निश्चित रूप से उनकी एक स्ट्रेटजी है कि साफ तौर पर ये मैसेज देना चाहती है कि दलित वोट बैंक हमेशा से उनका परंपरागत वोट बैंक रहा है और 2017 के विधानसभा चुनाव में उनका वोट बैंक जो है वो बढ़ा है, भले सीटें कम मिली हो, ये भी वो दावा कर रही है। जी बिल्कुल भट्ट साहब, दलित वोट बैंक की बात हो या फिर ब्राह्मण समाज की या यादव और मुस्लिमों को लेकर बात की जाए, हर एक राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर इनको साधने की जद्दोजहद यहाँ पर करता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से ब्राह्मण कार्ड मायावती यहाँ पर खेलती नजर आ रही है और बसपा से ही बगावत करने वाले असलम ईरानी को लेकर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पूरा जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं सारी तमाम परिस्थितियों के बीच एक सवाल ये भी निकल कर सामने आ रहा है भट्ट जी कि जिस तरह से वोट बैंक को साधने की कोशिश तो राजनीतिक दल करते नजर आ रहा है, नहीं लग रहा कि जो अन्य दल हैं खासकर के विपक्ष को लेकर उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आएगा, जबकि इस खींचतान में कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसा ना हो कि सबको शिकस्त देकर बाजी हाथ में ले जाए। निश्चित रूप से देखिए, मायावती एक सहानुभूति बटोरना चाहती हैं जी और उनको प्रयोग भी निश्चित रूप से करेंगी जी जो प्रयोग 2007 में उन्होंने किया था और उसी प्रयोग के सहारे अब 2022 में भी वो चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सिर्फ दलित वोट बैंक लेकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सत्ता नहीं लाई जा सकती है, सरकार नहीं बनाई जा सकती है। निश्चित रूप से पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, मुस्लिम समाज के लोगों को और ब्राह्मण समाज जो 15% है उत्तर प्रदेश में, उनको बिना छोड़े उत्तर प्रदेश में 202 का जो जादुई आंकड़ा है वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है, ये साफ तौर पर उन्हें मालूम है और इसीलिए कहीं न कहीं उनकी एक कोशिश है और इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी चौकन्नी हुई है, क्योंकि निश्चित रूप से इस तरह के विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि वर्तमान योगी सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है। बहुत सारे जो एनकाउंटर हुए हैं वो ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए लोगों के हुए हैं जो जिन पर आरोप है अपराध के। तो उस दशा में भी ये चीज मायावती उसको भी कहीं न कहीं बहुत दूर अंदेशी के साथ ये चल रही है और उनका ये जिस तरह से 23 जुलाई से 6 जनपदों में ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है, अगर वो कहीं सफल भी होता है तो निश्चित रूप से ब्राह्मण का झुकाव हो सकता है, लेकिन अभी वो बहुत ही प्रीमेच्योर होगा, बहुत ही अभी उतना सार्थक नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में रुझान जो जनता के हैं वो बदलेंगे और वो आगे चीजें देखने को मिलेगी कि किस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिल सकता है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। हर एक राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर रणनीति लेते हुए, हर एक राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर होमवर्क पर काम करते हुए हर एक वोट बैंक को साधने में लगा हुआ है। फिलहाल वोट बैंक किसका साथ देता है तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। जुड़ने के लिए तमाम के लिए भट्ट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से बात की जाए उत्तर प्रदेश में सियासी समर लगातार देखने को मिला, चुनावी मद्देनजर बिसात बिछने यहाँ पर लगते दिखाई देने लगी है और एक सर्वे के मुताबिक ये कहा जाने लगा है कि लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण किसके साथ नजर आए थे। आपको बता दें 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में 31% ब्राह्मणों ने वोट किया था, जबकि 2014 में उसके पक्ष में सिर्फ 11% ही वोट डाले गए थे। 2009 में बीजेपी को 53% ब्राह्मणों ने वोट किया था, जबकि 2014 में 72% का समर्थन मिला। बीएसपी को लेकर बात की जाए तो इस वर्ग का यानी कि ब्राह्मणों का 2009 में 9%, जबकि 2014 में सिर्फ 5% वोट ही मिला था। समाजवादी पार्टी इन्हें नहीं रिझा पाई और इसे 2009 और 2014 दोनों लोकसभा चुनाव में 5% ब्राह्मण वोट हासिल हो पाए थे। फिलहाल जिस तरह का गणित निकलकर सामने आ रहा है और जिस तरह का गुणा भाग करते हुए गणित बैठाने की कोशिश सियासी दलों की तरफ से होती दिखाई दे रही है, ये कितना कारगर साबित होगा ये वाकई देखने वाली बात होगी।